नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। साथ में हैं डॉक्टर गगनदीप कांग, वायरोलॉजिस्ट हैं, वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं और कोविड की जो सेकेंड वेव इस समय हमारे बीच है और उसको लेकर जो बदस्तूर आंकड़े हमारे बीच आ रहे हैं, भयावह तस्वीरें और सब कुछ जो सामने आ रहा है, तो हमने सोचा, ललन टॉप ने सोचा, क्यों ना एक वायरोलॉजिस्ट से, जिसका काम ही वायरस की पढ़ाई करना है, उसको समझना है, उस पर शोध करना है, उससे समझा जाए और वहां से तस्वीर को थोड़ा सा खुद के लिए और संभवतः सरकार के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए चीजों को थोड़ा सा ओपन किया जाए। डॉक्टर गगनदीप, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ललन टॉक से। सबसे पहला सवाल जो मेरा इस समय आ रहा है, जो मेरा ख्याल से लाजिम सवाल भी है, अभी 2 लाख के ऊपर रोजाना केस आ रहे हैं और 1 साल पहले कोविड का सर्ज होना इंडिया में शुरू हुआ था। 1 साल से ज्यादा ही समय हो गया। क्या 1 साल में लॉकडाउन और तमाम चीजें जो हो रही हैं, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम टेस्टिंग के स्ट्रक्चर की बात करें तो टेस्टिंग के स्ट्रक्चर को हम दुरुस्त कर पाने में क्या असफल रहे कि अभी भी 2 लाख केस आ रहे हैं और लोग अभी भी ये आरोप लगाते हैं कि साहब अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं, साहब टेस्ट के रिजल्ट 5-5 6-6 दिन बाद आ रहे हैं, प्राइवेट लैब्स जो धीरे धीरे खोली गई थी कोविड की जांच के लिए, वो भी 1 हफ्ते बाद का बुकिंग का स्लॉट दे रही है कि 1 हफ्ते बाद का कोविड सैंपल लेंगे हम आपका। दिक्कत गड़बड़ी कहाँ हो गई हमसे? हमें ये देखना पड़ता है कि अगर टेस्टिंग करनी है तो कितनी टेस्टिंग करनी चाहिए। तो पहले जब हम सोच रहे थे कि ये पैंडेमिक होगा, ये रोग पूरे विश्व में फैलेगा, तो कितनी टेस्टिंग सही रहेगी, और उस वक्त कहा गया था कि 1000 लोगों में से हर हफ्ते एक आदमी को टेस्ट करना चाहिए। इसका मतलब होता है कि अगर हम भारत में देखें और भारत की आबादी को देखें तो हमें हर रोज 10 मिलियन टेस्ट करने चाहिए। 10 मिलियन 0.1% के आसपास का उनका आंकड़ा है। 0.1% करना चाहिए, और ये हम कर नहीं रहे हैं। हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं पर आबादी हमारी ज्यादा है, तो इसलिए जितने भी टेस्ट करते हैं वो भी इस मेजर से ठीक नहीं है। और जब केसेस ज्यादा हो जाते हैं तो हमें ये भी करना चाहिए कि टेस्टिंग ज्यादा करनी चाहिए। अगर हम देखें कि कितने टेस्ट हो रहे हैं और उनमें से कितने पॉजिटिव आते हैं, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये टेस्ट पॉजिटिविटी 5% के नीचे रहे, और अगर हम कर सकें तो 3% और फिर 1% पॉजिटिविटी रेट को रखें। ऐसा अब नहीं हो रहा है। अगर हम देखें कि महाराष्ट्र में, दूसरी स्टेट्स में क्या हो रहा है, वहां पे 20% से ज्यादा पॉजिटिविटी हो गई है। अब महाराष्ट्र में कम हो गई है, पर अब भी 5% के पास तो नहीं आई है। तो हमें टेस्टिंग तो ज्यादा करनी चाहिए ताकि हम टेस्टिंग रेट्स कम रखें, पर टेस्टिंग हम क्यों कर रहे हैं ये भी सोचना चाहिए। तो हम टेस्टिंग करते हैं क्योंकि अगर कोई बीमार है तो हमें पता होना चाहिए कि क्या बीमारी है, ताकि उन्हें भी पता हो कि क्या करना चाहिए। जो सिम्टम्स होते हैं, लोगों को बुखार होता है, जुकाम होता है, खांसी होती है, वो तो बहुत ही आम सिम्टम्स है, सभी को हो जाते हैं, और कोरोना वायरस के कारण ही नहीं, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें बुखार हो सकता है। तो अगर हमें पता है कि कोरोना वायरस है तो हम मॉनिटरिंग ज्यादा कर सकते हैं। तो जो पेशेंट होता है, जो रोगी होता है, उसे पता हो कि हमें कोरोना वायरस है, तो वो आइसोलेशन में जा सकते हैं, दूसरों से अलग रह सकते हैं ताकि बीमारी ना फैले। दूसरा कारण होता है टेस्टिंग का कि हमें पता चले कि हमारे देश में कितनी बीमारी है और कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, ताकि हम ये टेस्टिंग ठीक से करके उसके लिए
सही सा रिस्पॉन्स बनाए, पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स जो कहते हैं जी। वो बनाए। पिछले साल हमने देखा था कि लॉकडाउन हुए थे, कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए थे, और ये होता है रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी सरकार की तरफ से। तो इसकी जरूरत है नहीं है, कैसे करना चाहिए बिना टेस्टिंग का हमें पता नहीं चलता है, इसलिए टेस्टिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, ऐसी स्थिति हो जहां पे इतने टेस्ट पॉजिटिव हैं कि हमें मैन पावर नहीं रहता है, हम देख नहीं सकते हैं कि क्या किया जाए, टेस्टिंग ट्रेसिंग नामुमकिन बन जाते हैं, तब टेस्टिंग का कोई मतलब नहीं रहता है। सो बेसिकली मतलब जो आपकी बात समझ में आई, जो आपकी बात से जो समझ में आया कि अगर ज्यादा केस आ रहे हैं तो ज्यादा टेस्टिंग भी करनी चाहिए, और लाजिम सी बात है कि एक साल में भी हमने थोड़ा सा टेस्टिंग को, अपना टेस्टिंग का जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत दुरुस्त नहीं किया। वो शायद कहीं ना कहीं लैग करता रह गया, जिसकी वजह से अभी भी टेस्ट के बारे में अगर आप बात करें तो हम पीछे छूटे हुए हैं। बिल्कुल, अगर आप कहें कि रिजल्ट्स 5 दिन 6 दिन के बाद आ रहे हैं, तो जिस कारण से हमने ये टेस्ट किए थे, विच जो है कि हमें पता चले कि किसको इन्फेक्शन है और उन्हें अलग किया जाए, वो तो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जो इन्फेक्शियस पीरियड रहता है वायरस का, जहाँ पे ज्यादा इन्फेक्शंस होती हैं, वो तब होती हैं जब टेस्ट पॉजिटिव होता है, जब टेस्टिंग की गई थी। और 5 दिन के बाद टेस्ट पे एक्शन लेना, तो उससे काम नहीं बनता है। अच्छा गगनदीप, ये जब इस समय हमारे यहाँ जब 2 लाख केस आ रहे हैं रोज, तो ये सवाल उठाया जा रहा है कि अचानक से केसेस में इतना सर्ज कैसे आया। अभी साहब 10,000 केस भी नहीं आ रहे थे देश भर में, और कहाँ अब 2 लाख के ऊपर, 2 लाख, 2.25 लाख केस ऐसे आने लगे। क्या वो जो नया वेरिएंट है B6172, या वो वेरिएंट, या जो इंडिया का डबल म्यूटेंट है, क्या वेरिएंट्स की ही जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं डेटा मैनिपुलेशन के जो आरोप लग रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है? देखिए, अगर हम ये सोचें कि डेटा मैनिपुलेशन हो रहा है, वो तो मुझे सही नहीं लगता है इन्फेक्शंस के लिए, क्योंकि अगर इन्फेक्शन ज्यादा होती हैं तो अस्पताल भर जाते हैं, क्योंकि सभी लोग बहुत ही बीमार नहीं होते, पर कुछ लोग उनमें से बीमार हो जाते हैं। हमारा कैलकुलेशन है कि अगर लोगों को सिम्टम्स होते हैं तो उनमें से 20% को सिवियर सिम्टम्स होते हैं, और 5% को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो जब हॉस्पिटल्स भर जाते हैं तो आप जानते हैं कि केसेस भी ज्यादा हो गए हैं, तो केसेस पर ये ठीक ही नंबर्स ठीक ही लगते हैं, पर ये वेरिएंट के कारण है या नहीं, ये हमें सीक्वेंसिंग ही बता सकता है। हम वेरिएंट्स के बारे में ये जानते हैं कि जो हमें यूके वेरिएंट कहते हैं B117, जो पंजाब में 80% है, वो वाला इसकी लेबोरेटरी की स्टडीज की हुई हैं, दूसरे देशों में स्टडीज की हुई हैं, और ये वेरिएंट ज्यादा इन्फेक्शियस है। It's 50 to 70% more infectious than the old virus. तो ये यूके वेरिएंट इन्फेक्शियस है। ये दूसरा जो डबल म्यूटेंट कहते हैं, जिसमें बहुत सारी म्यूटेशंस है, 15 म्यूटेशंस है, पर डबल म्यूटेंट इसलिए कहते हैं कि 2 म्यूटेशंस इम्यून एस्केप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये इसे हम B1617 कहते हैं अब, और ये अब बन गया है वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन। जो यूके वेरिएंट है उसे हम कहते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इसकी म्यूटेशंस के कोई नतीजे हैं। अभी वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, हमें ये पता नहीं है कि क्या होगा।
पर लग रहा है कि इस वेरिएंट में इम्यून एस्केप की संभावना है। इम्यून एस्केप की संभावना है इसमें, बिकॉज दो जो म्यूटेशंस हैं वो उस जगह पे हैं जहां पे इम्यून एस्केप हो सकती है, पर ये हमें कंफर्म करना पड़ेगा और वो कंफर्मेशन लेबोरेटरी में ही किया जा सकता है। ओके। और जीनोम सीक्वेंसिंग, मतलब मैं इस बात को मैं इसलिए भी समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं पीएचडी और रिसर्च वगैरह से ड्रॉप आउट करके जर्नलिज्म में आया। तो जीनोम सीक्वेंसिंग एक लंबा चैप्टर है, आरटीपीसीआर से भी लंबा चैप्टर किंचित कई अर्थों में है। और जीनोम सीक्वेंसिंग इतने बड़े डेटा का करना जाहिर सी बात है हमारी लैब्स के लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर आपके पास रोज 2.25 लाख पॉजिटिव सैंपल्स आ रहे हैं और सबके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जाएं, तो मेरे ख्याल से इतना रोबस्ट स्ट्रक्चर अभी जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर भी नहीं है कि हम वेरिएंट्स और वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न और वेरिएंट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, इन चीजों को और ज्यादा साफ तरीके से रख पाए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? दिसंबर में ये सही था, पर Okay. अब सरकार ने एक नेटवर्क एस्टैब्लिश किया है। ये 10 लेबोरेटरी सरकारी लेबोरेटरीज हैं जहां पे उन्हें कहा गया है कि जितने आइसोलेट्स होते हैं, जितने टेस्ट पॉजिटिव्स होते हैं हर स्टेट में, उसमें से 5% सीक्वेंसिंग करनी चाहिए। तो कहा गया है और शुरुआत भी हो गई है, पर 5% अभी तक पहुंचे नहीं है। तो शायद देखेंगे भविष्य में ऐसी सीक्वेंसिंग बहुत आसानी से हो जाए। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, हम उसको अभी यूटिलाइज नहीं कर पाए। अच्छा डॉक्टर गगनदीप, एक बात वैक्सीन से जुड़ी करनी है मुझे। अभी 15 दिन पहले तक का सिनेरियो मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि याद करें। एमईए और स्वास्थ्य मंत्रालय, इनके ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल्स उन तस्वीरों से भरे हुए थे कि वैक्सीन जो है एक्सपोर्ट की गई, इस देश को वैक्सीन दी गई, इस देश को वैक्सीन का इतना बैच दिया गया, इतना वैक्सीन यहाँ भेजा गया। तो एक तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस वैक्सीन डिप्लोमेसी को कुछ समय तक टाला जा सकता था, या दूसरे देशों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए, वहां भी इन्फेक्शन है, वहां पर भी लोग हैं। और वहीं पर कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि वैक्सीन न भेजते तो भी इस दुनिया का सबसे बड़ा एडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है, जो इंडिया में हो रहा है, उसके फेल होने के पीछे केवल वैक्सीन एक्सपोर्ट ही एक कारण नहीं है। तो वैक्सीन के एक्सपोर्ट को जिम्मेदार ठहराना कितना सही और कितना गलत हो सकता है? मेरी समझ में भारत की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है विश्व के लिए। पहले जितने भी रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स बच्चों के लिए विश्व में होते हैं, भारत में बनी हुई वैक्सीन 60% वैक्सीन भारत से आती हैं। तो पूरे विश्व का रिलायंस है भारत की वैक्सीन्स पर कि ये क्वालिटी वैक्सीन्स हैं, हम इनको इस्तेमाल कर पाएंगे। अब हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, अच्छी कंपनीज हैं भारत में जिन्होंने वादा किया था कि हम वैक्सीन सप्लाई करेंगे दूसरे देशों को, और अभी ये वैक्सीन रिस्ट्रिक्टेड यूज अप्रूवल पे है, मतलब कि ये बेची नहीं जा सकती, दी जा सकती हैं, गवर्नमेंट खरीद सकती है, पर ये कंपनीज बाहर नहीं बेच सकते। गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है हर सेल के लिए। और अगर हम सोचें कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारे अपने सिटीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो शायद हम ऐसा सोच सकते थे कि कोई परसेंटेज वैक्सीन्स की बाहर दी जाए, 10% देंगे, 15% देंगे, कुछ ना कुछ देंगे। अभी जो हुआ है कि हमने 60 मिलियन डोजेस बाहर दिए हैं और भारत में 110 मिलियन के ऊपर इस्तेमाल हुए हैं। तो 1/3 प्रोडक्ट अभी तक बाहर गया हुआ है। तो ये सही परसेंट
परसेंटेज है, इसे कम होना चाहिए, इसे ज्यादा होना चाहिए, ये तो सरकार और कंपनीज को डिटरमिन करना चाहिए। पर मेरी सोच ये है कि जब तक ये वायरस कहीं भी रहे विश्व में, ये वेरिएंट्स, नए वेरिएंट्स होने का खतरा रहता है। कि मेरा सवाल यहाँ पर और भी वैक्सीन से जुड़ा हुआ है कि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन को ले लीजिए, बहुत पहले से कई देशों में लगाई जा रही है वैक्सीन। हमने बहुत देर में कोविशील्ड और कोवैक्सीन से काम शुरू किया गया। मुझे जनवरी 2021 का आपका वो स्टेटमेंट भी याद आता है जिसमें कोवैक्सीन के जब इफिकेसी डेटा पर हल्ला मचा हुआ था तो आपने कहा था कि आई वुड नॉट टेक अ वैक्सीन विदाउट द इफिकेसी डेटा। लेकिन फिर भी इमरजेंसी यूज अप्रूवल के समय उसको बिना इफिकेसी डेटा सामने आए, बिना ट्रायल कंक्लूड हुए ही वो ओपन कर दिया गया वैक्सीनेशन के लिए। अब फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन है। हमने फाइजर मॉडर्ना की वैक्सीन के भारत में लाए नहीं, हम भारत में लाया नहीं गया उनको। अब सरकार पहले ला नहीं पाई, अब लाने का अब लाने के दौर में है। अब फाइजर और मॉडर्ना अपनी शर्तें रख रहे हैं। अभी स्पुतनिक को आपने अप्रूवल दिया है, इतना दिन तक रोका रहा आपने उसको। क्या वैक्सीन को लेकर इंडिया की पॉलिसी सवालों के घेरे में है? वैक्सीन को लेकर, और फाइजर और मॉडर्ना और स्पुतनिक जैसी वैक्सीन है, अब तो सारी वैक्सीन को इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया जा रहा है लगातार। अगर आप देखें कि दूसरों देशों ने क्या किया है, कनाडा ने कोई भी वैक्सीन के अप्रूवल के पहले वैक्सीन की बुकिंग की थी सारी कंपनीज के साथ, इतनी वैक्सीन की उनके सिटीजन्स को 4 बारी इम्यूनाइजेशन, फुल कोर्स इम्यूनाइजेशन दिया जा सकता था। यूएस ने भी किया था, पूरी शेल्फ खाली की थी, बड़ी आलोचना हुई थी कि आपने अभी ने किया था कि प्रायर बुकिंग हमने कर ली है, तो हमारे लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है कि जब वैक्सीन आएंगी हमें वैक्सीन मिलेंगी। भारत में हमने क्या किया, हमने ऑर्डर दिया 2 दिन पहले, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत के 2 दिन पहले ऑर्डर दिया था सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक। अप्रूवल 2 हफ्ते पहले आया। और जो एडवांस बुकिंग हम करते हैं, हम एडवांस 1 हफ्ता 1 महीना से ज्यादा नहीं कर रहे हैं। और अगर हम आज की स्थिति देखें, हमें अच्छी प्लानिंग की बिल्कुल जरूरत है, पॉलिसी की जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत है, ताकि हमें पता हो कि कौन सी वैक्सीन कब आए। कोविशील्ड पर ब्लड क्लॉटिंग की शिकायतें आ रही हैं। कोवैक्सीन का डेटा नहीं आया है और वो प्राइमरी डेटा ही यही सामने आया है जो 3rd फेज ट्रायल का है। हमारे पास जो वैक्सीन है, क्या सेफ माना जाए उनको? बार बार मुझसे लोग सवाल पूछते हैं, क्योंकि ललन टॉप में जो कोविड डेस्क है वो मतलब वो मैं और 2-4 लोग मिलकर ही देखते हैं, तो लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि सर वैक्सीन लगवाना सेफ है कि नहीं। इस समय वो जवाब नहीं समझ में आता है उनको सही तरीके से क्या दिया जाए। ये जो क्लॉटिंग की प्रॉब्लम देखी जा रही है, ये सिर्फ क्लॉटिंग नहीं है, क्योंकि अगर आपको स्ट्रोक हो जाए, वो स्ट्रोक होता है क्लॉटिंग की वजह से जी। तो जो आप ये क्लॉटिंग और लो प्लेटलेट काउंट्स, प्लेटलेट्स कम होने के कारण हो रहा है। और ये अभी कह रहे हैं कि ये थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, TTS बुलाया जा रहा है। और ये हो रहा है, जो यूरोप में डेटा रिव्यू हुआ है, वहां पे 1 लाख में 1 को ये क्लॉटिंग हो रहा है। और यूके में जो डेटा रिव्यू हुआ है वो 2.5 लाख में 1 बंदे को हो रहा है। तो ये रिस्क जो है बहुत ही छोटे रिस्क हैं। अगर आपको वैक्सीन दी गई है, ये लॉटरी के समान है। अगर लॉटरी टिकट खरीदी और आपकी चांसेस रही लॉटरी जीतने की, वही नेगेटिव साइड पे ये साइड इफेक्ट्स होने की चांस है। पर ये भी हमें जानना चाहिए कि जो सिम्टम्स होते हैं ये क्लॉटिंग की वजह से, ये होते हैं 4 दिन से 20 दिन पहले डोज के बाद। अभी तक
दूसरे डोज के बाद सिग्नल नहीं दिख रहा है, और जो फर्स्ट डोज के बाद ये जो बहुत रेयर सिम्टम होता है वो भी होता है इसी 2 हफ्ते के पीरियड में। तो दूसरी बात ये कहनी है कि ये सिम्टम्स हम जानते हैं कि कैसे क्या हो रहा है लोगों को और इसको मैनेज कैसे करना है, क्योंकि एक और ऐसा ही सिंड्रोम है जो होता है जब एक ब्लड थिनर लेते हैं, हेपरिन लेने से कुछ लोगों को एक इम्यून रिएक्शन हो जाती है जहाँ पे उन्हें भी क्लॉट्स विद लो प्लेटलेट्स हो जाते हैं, और अगर उसे मैनेज करना है अस्पताल में तो हम जानते हैं क्या करना चाहिए। तो ये जो बहुत ही खतरनाक कंडीशन लग रही है, ये सीरियस है, पर क्यों हो रही है, कैसे इसको ढूंढना है और इसके लिए क्या करना है, ये अब हम जानते हैं इसको कि इसको इससे बचाव का तरीका क्या है। इसको प्रिडिक्ट हम नहीं कर सकते हैं, पर मैनेज जरूर कर सकते हैं। तो यानी वैक्सीन है और उसको लगवाना जरूरी है, सेफ्टी है उसकी मानी जा सकती है, और मेडिकल सिस्टम पर आप थोड़ा भरोसा करिए। बिल्कुल, और ये बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट है। आप फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन देखिए, उनमें बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है जो इसी 1 लाख में 1, 3 लाख में 1 इसी रेट पर होती है, पर वहां भी हम जानते हैं कि अगर एनाफिलैक्सिस हो रहा है तो इनके लिए क्या करना चाहिए। तो जब हम जानते हैं कि ये साइड इफेक्ट्स होती हैं वैक्सीन की, हमारी प्रिपेयर्डनेस, हमारी तैयारी ज्यादा कर सकते हैं ताकि हम ये सिचुएशन को मैनेज कर सकें। तो डॉक्टर गगनदीप, रेमडेसिविर की किल्लत की खबरें आ रही हैं हर जगह से, रेमडेसिविर का यूज और उसको लेकर जो तमाम चीजें हैं, तो मेरा सवाल थोड़ा सा घुमा हुआ सा है। लास्ट ईयर जब रेमडेसिविर का यूज शुरू हुआ इंडिया में और हर जगह, तो हमारे पास जो इसको डेवलप करने वाली कंपनी है गिलियड के डेटा और गिलियड के क्लेम के अलावा शायद कुछ ज्यादा नहीं था। रेमडेसिविर बहुत पुरानी दवाई है, इबोला के समय डेवलप की गई थी, बाद में कई चीजों में इस्तेमाल आके अब कोविड में इस्तेमाल की जा रही है। तो एक तो अब WHO ने भी कह दिया कि रेमडेसिविर पे बहुत ज्यादा रिलायंस सही नहीं है, WHO कुछ दिनों पहले का स्टेटमेंट है। तो क्या पूरा रेमडेसिविर को लेकर जो हल्ला है, पूरी किल्लत है और पूरी क्राइसिस, रेमडेसिविर क्राइसिस जो है, क्या वो पूरी क्राइसिस गलत दिशा में आगे बढ़ रही है? आपको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की कहानी याद होगी। मुझे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी, मेरा एक सवाल था इसी में कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और आइवरमेक्टिन ये सब चीजें इतनी ज्यादा थी। भारत ने वैक्सीन के पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक्सपोर्ट किया था हर जगह। बिल्कुल। अगर हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की कहानी के बारे में सोचें, उस वक्त भी फार्मेसीज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं मिल रही थी, इसको एक्सपोर्ट बैन किया था, बहुत थोड़े से डोजेस बाहर निकलने दिए थे, और अब हम जानते हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन काम नहीं करती है, और हम ये जानते हैं कि WHO ने बहुत बड़ी सॉलिडारिटी ट्रायल करी थी जिसमें दिखाया था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन काम नहीं कर रही है, लोपिनोवीर, रिटोनोवीर नहीं काम कर रहे हैं, और अब दिखाया है कि रेमडेसिविर भी काम नहीं करता है। जब हम अपने डिसीजंस और पॉलिसी बहुत कम नंबर, बहुत ही कम पेशेंट्स पर करते हैं, तब सही इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं रहती है। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल है, और अगर हम बीमारी के बारे में सोचे, रेमडेसिविर को कब काम करना चाहिए? उस वक्त काम करना चाहिए जब वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, जब वायरस बढ़ रहा है, और वो होता है जब बीमारी की शुरुआत हुई है। जब बीमारी बहुत ही सीरियस बन जाए और हॉस्पिटल में लोग पहुंच जाएं,
तब बीमारी की सीरियसनेस वायरस रेप्लिकेशन के कारण नहीं होती है, ये होती है क्योंकि इम्यून रिएक्शन हो रही है बॉडी में, इन्फ्लेमेशन ज्यादा है बॉडी में, उस वक्त एंटीवायरल की जरूरत नहीं रहती है। और WHO की सॉलिडारिटी ट्रायल ने यही दिखाया है कि उस वक्त रेमडेसिविर काम नहीं करती है, डज नॉट प्रिवेंट progression to severe illness, it does not prevent death। तो ये जो रेमडेसिविर के पीछे भागना, ये जब लोग अस्पताल में हैं, ये बिल्कुल पागलपन है। और हमें ये भी देखना चाहिए कि रेमडेसिविर कोई ओरल पिल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की तरह नहीं है, ये आईवी इन्फ्यूजन है। तो इसे अस्पताल के बाहर देना भी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहता है। तो जब सही टाइम है इसका इस्तेमाल कर, तब आईवी इन्फ्यूजन्स नहीं देते हैं। जब अस्पताल पहुंच जाते हैं तो इसका असर ही कम रहता है। और आपने सही कहा, मतलब इस चीज को लेकर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से इंडिया का एक अच्छा खासा एक तनाव हुआ था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के एक्सपोर्ट को लेकर। तो सारा घटनाक्रम तो है ही है। आपका एक बयान था, वो मैं पढ़ रहा था गगनदीप, कि आपने कहा था कि नेशनल लेवल पे तो सेकंड वेव माना जाएगा इसको, लेकिन कई इलाकों में और राज्यों के स्तर पर काट कर देखें इसको, तो कई जगह ये तीसरे और चौथी लहर के रूप में है। बिल्कुल। क्या मतलब क्या कई राज्यों में ज्यादा बुरी स्थिति है, चली गई है, या बार बार लौट कर आया है इस तरह से? तो हमने यही तो देखा है दिल्ली में, मुंबई में, जहाँ पे केसेस ऊपर जाते हैं और पहले मुंबई में होता है, उसके बाद दिल्ली में होता है, उसके बाद दूसरे शहरों में होता है। और जब ये हम सारे नंबर्स इकट्ठे करते हैं तब हमारा नेशनल कर्व बनता है। अभी भी बहुत सारी जगहें हैं हमारे देश में जहाँ पे ये बीमारी नहीं फैली। इसका जो स्प्रेड है, हम इसे हेट्रोजीनस कहते हैं, क्योंकि कुछ जगह में बहुत ही ज्यादा हो जाती है, दूसरे में कम रहती है। और ये इसलिए होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी, लोग कितने साथ साथ रहते हैं और सोशल इंटरैक्शन कितनी होती हैं, हम कितने लोगों से मिलते हैं, ये सब इस बीमारी के फैलाने को बहुत ही इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके। और वैक्सीन को लेकर मेरा एक सवाल जो था वो रह गया, क्या वैक्सीन नए वेरिएंट पे कारगर है, ये माना जा सकता है? या अभी ये डाटा सपोर्टेड है, या बस ऐसे ही वैक्सीन डेवलपर्स का अपना क्लेम है? हमने देखा है कि आजकल यूके में यूके वेरिएंट चल रहा है, यूरोप में यूके वेरिएंट चल रहा है, यूएस में भी यूके वेरिएंट के नंबर ज्यादा हो गए हैं, पर वैक्सीन काम कर रही है। जो रियल वर्ल्ड डेटा अब हमें दिखाई दे रहा है, जो ट्रायल्स के बाद आ रहा है, वो दिखा रहा है कि वैक्सीन यूके वेरिएंट पे काम कर रही है। वैक्सीन ट्रायल से हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका में जो वेरिएंट वहां पे है, वैक्सीन काम कर रही हैं पर इतनी अच्छी नहीं। और ये डेटा जॉनसन एंड जॉनसन और नोवावैक्स वैक्सीन के बारे में पता है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का लगता था कि यूके वेरिएंट काम नहीं कर रहा है, पर हमें ये भी देखना चाहिए कि किनको टेस्ट किया था। और ये ट्रायल हुई थी, जो ट्रायल पार्टिसिपेंट्स थे उनकी उम्र कम थी, उन्हें कभी सीवियर डिजीज होने का रिस्क कम रहता है, और जो माइल्ड डिजीज और इन्फेक्शन थे, हाँ, वो उस पर इस वैक्सीन का असर कम ही रहा। तो मेरी समझ में वैक्सीन काम करेंगी। थोड़ा एफिकेसी अगर हम देखें कि ओल्ड वेरिएंट पे 90% है, तो शायद नए वेरिएंट्स पे 70% रहेगा। पर ये भी हमें सोचना जरूरी है कि ये जो वैक्सीन हमने बनाई है 10 महीने में बनाई है, और अगली वैक्सीन जो बनानी होंगी और टेस्ट करनी होंगी वो हम कम समय में बना सकेंगे।
वो फाइजर और मोडर्ना दोनों साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के बूस्टर डोजेस दे रहे हैं लोगों को जिन्हें पहले 2 डोजेस mRNA वैक्सीन के मिले हुए। तो हमारे पास डेटा अगले महीने या जून में आ जाएगा जो बताएगा कि इन बूस्टर डोजेस की जरूरत है या नहीं। डॉक्टर कांग, बातचीत के आखिरी हिस्से में हैं हम लोग, और मेरे दो तीन सवाल हैं। एक तो आप हरिद्वार में कुंभ जैसा एक मेला लगता है हमारे देश में, और पॉलिटिकल रैलीज होती हैं। मैं ये सवाल आपसे एक वैज्ञानिक के तौर पर नहीं करता, लेकिन जब हमारे सवालों का, हम पत्रकारों के सवालों का या कंसर्न सिटीजन के सवालों का जवाब सरकार इस तरह देती है कि साहब वहां पे कुंभ में तो खुला हुआ है, बहता हुआ पानी है, वहां कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, और हम मतलब ये आपको समझ में आ रहा है कि क्या है इस बयान को कैसे ही ग्रेस्प किया जाए। तो एक वैज्ञानिक से समझना चाहिए कि क्या ये एक सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हैं। बिल्कुल सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे सुपर स्प्रेडर इवेंट का मतलब क्या है? बहुत एक जन से बहुत लोगों को इन्फेक्शन हो जाए। और अगर आप देखें, बिल्कुल खुली हवा है, पानी बह रहा है, पर लोग एक के ऊपर एक हैं। और ये स्प्रेड कैसे होता है? ये सुपर स्प्रेडिंग होता है जब लोग बहुत ही पास रहते हैं एक दूसरे के। और अगर आपको स्नान करना है या भीड़ में वहां जाना है, तो आप उन्हीं लोगों के साथ जा रहे हैं जिनको आप इन्फेक्शन दे सकते हैं। ओके, तो मतलब जाहिर सी बात है सुपर स्प्रेडर है। अच्छा, क्या अब हम इस फेज में हैं कि जहां सरकार अपने हाथ खड़े कर देंगी कि साहब इस इन्फेक्शन को रोकने का हमारे पास कुछ है, बचा नहीं है रास्ता? क्या या सरकार के पास अब भी कुछ कार्ड्स बचे हैं जो सरकार प्ले कर सकती है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, क्या फ्यू कार्ड्स ऑफ द डेक ऐसा कुछ है? ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बीमारी को रोकने की, ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एकदम हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे परिवार की है, हमारी सोसाइटी की है, और सरकार की भी है। अगर हम साथ काम करें तो बिल्कुल बीमारी को रोक सकते हैं। अगर अलग अलग करें, सरकार की बात ना माने, या सरकार ऐसे जिन वैक्सीन नहीं लाए शायद जनता के लिए, तब नहीं रोके जाएंगे। तो यानी आप लॉकडाउन को आप किस तरह से देखती हैं? लॉकडाउन क्या एक उपाय है इन्फेक्शन को रोकने का, या बस वो कुछ है नहीं? आपको याद होगा कि पिछले साल जब हम लॉकडाउन के बारे में सोच रहे थे, एक फ्रेज बहुत ही इस्तेमाल करते थे, कॉल्ड फ्लैटन द कर्व। फ्लैटन द कर्व। लॉकडाउन क्यों किया गया था? क्योंकि हम जानते थे कि अगर सारी इन्फेक्शन एक वक्त पे हो गए तो हेल्थ केयर सिस्टम इनको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन रही, तब लोगों को रोकना, ये इंटरैक्शन को रोकना जरूरी था। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये इन्फेक्शंस बाद में नहीं होगी। फ्लैटन द कर्व की मतलब है कि केसेस होंगे पर ज्यादा टाइम पे हो, और ये फ्लैटन द कर्व तब तक चलेगा जब तक वैक्सीन आएगी। उसके बाद सभी लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे। तो ये थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट रहता है। और अगर हम सोचे लॉकडाउन अगर हम आज करें तो परसों तो ये बीमारी होगी ही। तो आखिरी रास्ता क्या है हमारे पास? क्या लॉकडाउन किया जाए एक, और मासिव टेस्टिंग चलाई जाए, और ओपन द वैक्सीनेशन फॉर ऑल? क्या इस रूट पर ही रास्ता निकल सकता है कुछ? वैक्सीनेशन तो हमें सभी को वैक्सीनेट करना पड़ेगा, आज नहीं तो अगले साल। ये बच्चों को भी वैक्सीनेशन देनी जरूरी होगी। तो वैक्सीनेशन की एक्सपेंशन जितना हम कर सकते हैं ये तो करना चाहिए।
टेस्टिंग हमें करना चाहिए जब हम जानते हैं कि टेस्ट के रिजल्ट्स जल्दी आएंगे और उन टेस्ट रिजल्ट्स को देख के हम कुछ करेंगे। ये नंबर्स गिनने के लिए ही नहीं किया जाता है, एक्शन लेने के लिए किया जाता है। तो टेस्टिंग बहुत ही जरूरी है, पर डिलेड टेस्टिंग इज ऑफ नो यूज। डिलेड टेस्टिंग इज तो और दूसरी चीजें हमें देखना है कि सोसाइटी नीड्स एजुकेशन, एंड वन थिंग आई थिंक इज इम्पोर्टेंट कि अगर हम सोचें कि हेल्थ सिस्टम से हमें क्या चाहिए, तो हेल्थ सिस्टम दैट वी कैन ट्रस्ट, जिसपे हमें विश्वास है। अगर हम कहें कि हेल्थ सिस्टम हमें ये कह रहा है, हमें जरूर करना चाहिए, तो ये ट्रस्ट कैसे बनाते हैं, ये विश्वास कैसे होता है? ये होता है जब हमारी जो मांग है प्राइमरी हेल्थ के लिए, वो हमें दी जाए। सो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम्स जो हमारे पास हो, जो हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में ही नहीं सोच रहे हैं, पर हर दिन की जो बीमारियां होती हैं, हर दिन की जो प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज होती हैं, अगर वो सभी को दिया जाए और क्वालिटी हेल्थ दिया जाए, तब हम विश्वास करेंगे कि ये हेल्थ सिस्टम हमारे लिए सही है, और ये हमें जरूर करना चाहिए। तो ये थी गगनदीप कांग हमारे साथ, आपके सवालों हमारे सवालों के जवाब देते हुए। जाहिर सी बात है, ये जो सेकेंड वेव है, ये जो नया स्ट्रेन है, सब कुछ पहले से ज्यादा थोड़ा डैमेज कर रहा है। डेथ रेट ज्यादा है, मॉर्टेलिटी ज्यादा है, क्राइसिस भी ज्यादा है। तो हेल्थ केयर को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए हमें खुद भी सावधान रहना होगा। वैक्सीन की बारी आएगी तो जरूर लगवाना होगा। आप ललन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।